आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं और आज हम लोगों को टाइप्स ऑफ पोलराइजेशन पढ़ना है ना। पोलराइजेशन तो आप लोग पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं। पोलराइजेशन का मतलब होता है हिंदी में ध्रुवीकरण। मतलब जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं, ठीक है, तो उसमें जो एटम्स होते हैं वो डिस्प्लेस होना शुरू हो जाते हैं। मतलब उसके जो चार्जेस होते हैं वो डिस्प्लेस होते हैं और एक डाइपोल मोमेंट क्रिएट हो जाता है। डाइपोल मोमेंट क्रिएट होने के कारण क्या होता है, जो बाहर से आप इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं उससे जो फ्लक्स जनरेट होता है वो प्राइमरी फ्लक्स होते हैं और अंदर में भी वो पॉजिटिव नेगेटिव के अलग होने की वजह से एक सेकेंडरी फ्लक्स आ जाता है। तो टोटल आपका जो पोलराइजेशन है वो आपका जो फ्लक्स डेंसिटी है वो डी एप्सिलॉन नॉट ई प्लस पी हो जाता था। ठीक है, ये पी क्या होता था, जो फ्लक्स है ड्यू टू इंड्यूस्ड डाइपोल्स है ना, उसके वजह से ये आता था। और फिर फाइनली आप इसको एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर ई के साथ इसको अगर आप इक्वेट कर लेते थे तो आपका पी की वैल्यू आ जाती थी, जो कि है एप्सिलॉन नॉट एक्स ई ई। ये आप लोग अभी तक देख चुके हैं फॉर्मूला वाइज और आप ये समझ चुके हैं कि पोलराइजेशन होता क्या है ना, अलग अलग होना। अब इसमें ना देखिए, दुनिया में तो अलग अलग टाइप के मटेरियल हैं, अलग अलग मटेरियल में अलग अलग प्रकार का इफेक्ट होता होगा। क्या हर मटेरियल को इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएंगे तो एक जैसा होगा क्या? ऐसा तो नहीं है। तो ऐसे ना अलग अलग मटेरियल के बेसिस पे जो पोलराइजेशन हो रहा था उसको क्लासिफाई कर दिया गया है, ग्रुपिंग कर दिया गया है। तो पोलराइजेशन टोटल अगर अपन देखें तो चार प्रकार से हम लोगों को देखना है। बेसिकली पोलराइजेशन जब होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएंगे तो एक टाइप के मटेरियल में ना, कुछ मटेरियल में इलेक्ट्रॉनिक पोलराइजेशन होता है। ठीक, इलेक्ट्रॉनिक पोलराइजेशन जिसको बोलते हैं कि मोनो एटॉमिक गैसेस में जो होता है। उसके बाद एक पोलराइजेशन होता है आयोनिक पोलराइजेशन। ठीक है, एक होता है ओरिएंटेशनल या फिर इसको आम भाषा में मॉलिक्यूलर पोलराइजेशन भी कहते हैं। और चौथा टाइप का पोलराइजेशन है स्पेस चार्ज पोलराइजेशन। ठीक है, तो ये चार प्रकार के पोलराइजेशन आपको पढ़ने हैं टोटल। ठीक है, तो चलिए हम लोग एक काम करते हैं, हम लोग स्टार्ट करते हैं आपके फर्स्ट टाइप के पोलराइजेशन से, जो है आपका इलेक्ट्रॉनिक पोलराइजेशन। तो यहां से हम लोग स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रॉनिक पोलराइजेशन। इसी को अगर आपको एग्जाम में आएगा तो मोनो एटॉमिक गैसेस के नाम से भी आ सकता है कि आप एप्सिलॉन आर निकालिए, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मोनो एटॉमिक गैसेस, तो उसको भी यही बोलते हैं बेसिकली। देखिए, इस टाइप का जो पोलराइजेशन है ये कहाँ पे होता है? पहले बात तो आपको ये पता होना चाहिए कि इस टाइप का पोलराइजेशन कहाँ होता है। तो ये रेयर गैशियस एटम में ये पोलराइजेशन होते हैं। मतलब जो रेयर गैसेस होते हैं ना, नोबल गैसेस वगैरह, उनमें इस टाइप का पोलराइजेशन पाया जाता है। पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए कि कहाँ पाया जाता है इस टाइप का पोलराइजेशन। ये इसी में क्यों पाया जाता है? क्योंकि ना इस रेयर गैसियस एटम या नोबल गैसेस में ये देखा जाता है कि जो एटम का आपस में इंटरेक्शन है, जब एक एटम दूसरे एटम से आपस में जो इंटरेक्शन करते हैं, मतलब आप इसको ऐसा लिख सकते हैं, एटम एटम इंटरेक्शन, वो बिल्कुल नेग्लिजिबल होता है। क्योंकि आप बचपन से जानते हैं कि जो नोबल गैसेस होते हैं वो बिल्कुल नोबल होते हैं, वो ज्यादा रिएक्ट नहीं करते। ठीक है, तो एटम एटम का जो इंटरेक्शन है ये बिल्कुल नेग्लिजिबल हो जाता है। इसका कारण भी ये है कि जो इन दोनों के बीच में डिस्टेंस होता है ना, एटम एटम के बीच में, नेबर एटम के बीच में, नेबर एटम के बीच में जो डिस्टेंस होता है वो काफी ज्यादा होता है। काफी ज्यादा होने की वजह से इन लोगों का इंटरेक्शन बड़ा कम होता है। ठीक है, तो ये आम भाषा में अगर अपन देखें तो रेयर गैसियस एटम, या फिर इसको अपन आम उसको बोले मोनो एटॉमिक गैसेस, जो मोनो एटॉमिक गैसेस होते हैं उनमें ये इस टाइप का पोलराइजेशन पाया जाता है। ठीक है, तो एग्जाम्पल के तौर पे और कुछ सॉलिड्स में भी ऐसे हैं, कुछ एलिमेंट्स ऐसे भी हैं जिसमें ये पोलराइजेशन पाया जाता है अदर देन मोनो एटॉमिक। जैसे अगर आप देखें तो डायमंड में ये पोलराइजेशन पाया जाता है। अगर डायमंड में आप इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं तो इस टाइप का पोलराइजेशन मिलता है। अगर आप सल्फर में देखें तो सल्फर में भी इस टाइप का पोलराइजेशन आपको देखने को मिलेगा। इसमें ओवरऑल प्रोसेस होता ये है कि एक आपका एटम होता है जिसमें पॉजिटिव चार्ज होते हैं, सेंट्रॉइड पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस का और नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन क्लाउड का जो सेंट्रॉइड होता है वो एक ही जगह पे लाई करता है जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगाते। और जैसे ही आप इलेक्ट्रिक फील्ड लगाना शुरू करते हैं, ये जो इनका सेंट्रॉइड है ये अलग अलग हो जाता है विद द डी डिस्टेंस अपार्ट, है ना। तो इसमें क्या होता है कि जैसे ही आपने इलेक्ट्रिक फील्ड लगाना शुरू किया,
आपका डाइपोल मोमेंट क्रिएट होना शुरू हो जाता है, और डाइपोल मोमेंट क्रिएट होगा तो ऑब्वियसली पोलराइजेशन भी क्रिएट होना शुरू हो जाता है। तो इस टाइप की पोलराइजेशन में जो इलेक्ट्रॉनिक पोलराइजेशन है उसमें आप ध्यान दीजिएगा कि उसमें जो शिफ्टिंग हो रहा है ना, वो बेसिकली हो किसके किसके बीच में रहा है, पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस, ठीक है, पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस और नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन क्लाउड। आप एक पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस है और नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, इन दोनों के बीच में एक गैप आना शुरू हो जाता है, डी डिस्टेंस अपार्ट होना शुरू हो जाता है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसे ही अपन इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं इस टाइप के मटेरियल में, ये होना शुरू हो जाता है, जो हम लोगों ने पहले भी देख रखा है। तो इसी को बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक पोलराइजेशन कहते हैं। अब अगर आप इसको मेजर करना है कि कितना पोलराइजेशन हुआ, तो इसको मेजर जो होता है, आपको याद होगा कि पोलराइजेशन को मेजर करने के लिए एक टर्म था, उसको बोलते थे पोलराइजेबिलिटी, कि एक मटेरियल की कितनी एबिलिटी है पोलराइज होने की, दैट इज कॉल्ड पोलराइजेबिलिटी। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक पोलराइजेशन में जो पोलराइजेबिलिटी होगा उसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक पोलराइजेबिलिटी, और इसको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे अल्फा ई से। पोलराइजेबिलिटी को अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं, ये इलेक्ट्रॉनिक है इसलिए यहाँ पे अल्फा ई आ गया। तो अगर आपको आम भाषा में कोई पूछे कि अल्फा ई क्या होता है या इलेक्ट्रॉनिक पोलराइजेबिलिटी क्या होता है, तो आप बोल सकते हैं कि ये एक मेजर करने का तरीका है। किस चीज को मेजर करेंगे, जो रिलेटिव शिफ्टिंग हो रहा है ना, रिलेटिव शिफ्टिंग किसके किसके बीच में हो रहा है, नेगेटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रॉन क्लाउड और पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस के बीच में, पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस के बीच और नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन क्लाउड के बीच में जो रिलेटिव शिफ्टिंग हो रहा है उसको मेजर करने का तरीका को इलेक्ट्रॉनिक पोलराइजेबिलिटी कहते हैं। इट इज अ मेजर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिलेटिव शिफ्टिंग बिटवीन सेंट्रॉइड ऑफ पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस एंड नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन क्लाउड, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। याद रखिएगा, इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इसको बोलते हैं पोलराइजेबिलिटी। जनरली आपका जो पोलराइजेबिलिटी का फॉर्मूला होता है वो होता है, जो साइंटिफिकली कैलकुलेट किया गया है, वो किया गया है 4 पाई एफ साइलेंट नॉट आर क्यूब। ये इसका डेरिवेशन आपको कोई नहीं पूछ रहा है, बस आपको ये पता होना चाहिए कि जो पोलराइजेबिलिटी है वो कितना होता है। तो 4 पाई एफ साइलेंट नॉट, आपको पता है कि 4 पाई एक कांस्टेंट टर्म है, एफ साइलेंट नॉट एक कांस्टेंट टर्म है। यहाँ पे ये डिपेंडेंट है सीधा सीधा एटॉमिक रेडियस पे, अल्फा ई। मतलब ये जो मेजर आप करेंगे, जितना शिफ्टिंग हो रहा है वो शिफ्टिंग आर क्यूब पे डिपेंडेंट है। इसका मतलब ये है कि अगर आप ऊपर से नीचे देखें पीरियोडिक टेबल में, तो हीलियम आता है, आर्गन आता है, क्रिप्टॉन आता है, और क्या क्या आता है, जेनॉन आता है, रेडॉन आता है, ये सब आप एलिमेंट आते हैं जो मोनो एटॉमिक गैसेस हैं। तो आपको ये पता होगा कि ऑब्वियसली हीलियम से ज्यादा रेडियस नियॉन का होगा, नियॉन से ज्यादा रेडियस आर्गन का होगा। तो अल्टीमेटली अगर आप देखें तो अल्फा ई आप अगर बोलें हीलियम का ये कम होगा, ऑब्वियसली जितना रेडियस बढ़ेगा उतना शिफ्टिंग भी बढ़ेगा। तो अल्फा हीलियम का कम होगा अल्फा नियॉन से। अल्फा नियॉन का इसको हम लोग ऐसे लिख लेते हैं, अल्फा हीलियम का जो पोलराइजेबिलिटी है वो कम होगा अल्फा नियॉन से, ठीक है, अल्फा आर्गन से, फिर अल्फा आपका सॉरी क्रिप्टॉन, फिर अल्फा रेडॉन, ठीक है। तो ये वाला जो रिलेशन है ये भी अब आपको समझ में आ रहा होगा कि ये रिलेशन बेसिकली एक फॉर्मूला पे डिपेंडेंट है, वो फॉर्मूला है इलेक्ट्रॉनिक पोलराइजेबिलिटी का 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब। तो कहीं ना कहीं पोलराइजेबिलिटी रेडियस पे डिपेंडेंट है। जैसे जैसा एलिमेंट का रेडियस बढ़ता चला जाएगा मोनो एटॉमिक गैसेस का, वैसे ही जो शिफ्टिंग है, जैसे ही आप इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हो तो पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में जो शिफ्टिंग हो रहा है वो ज्यादा से ज्यादा होता चला जाएगा, ठीक है। अब इसमें आपको एक मैं छोटू सा वो बताता हूँ, क्योंकि आपको ये पूछा जाता है कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बताइए आप मोनो एटॉमिक गैसेस का। तो चलिए अपन को ये पता है कि पोलराइजेशन की वैल्यू होती है n इंटू अल्फा ई। ये आप लोगों को मैंने कल ही बताया, अगर आपको ध्यान होगा कि जो पोलराइजेशन होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आपके जो पोलराइजेशन होता है वो n इंटू डाइपोल मोमेंट होता है। आपको याद है ये वाला फॉर्मूला भी मैंने आपको बता चुका हूं कि डाइपोल मोमेंट इंटू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल करते हैं तो टोटल पोलराइजेशन आ जाता है।
अच्छी बात है। और डाइपोल मोमेंट जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रिक फील्ड के, मतलब जितना आप इलेक्ट्रिक फील्ड देंगे उतना ही डायरेक्टली डाइपोल मोमेंट भी होगा। और इस प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को हटाने के लिए क्या किया जाता है, अल्फा ई का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये भी मैंने आपको कल बता रखा था, है ना, ये फॉर्मूला। तो क्या ये अल्फा ई को अपन यहाँ पे पुटअप कर सकते हैं और P इज इक्वल टू एन इंटू अल्फा ई रख सकते हैं, तो आपका यहाँ पे इतना आ जाएगा। तो हम लोग इसमें आगे देखते हैं और इसका कुछ एक छोटा सा डेरिवेशन देख रहे थे। आपको मैंने फर्स्ट पॉइंट बोला कि P इज इक्वल टू एन अल्फा ई ई होता है ना, ये आपको समझ में आया था। आपको एक और फॉर्मूला पता है पोलराइजेशन का, वो होता है एफ साइन नॉट एक्स ई ई भी होता है। ये दो फॉर्मूला आपको बहुत काम के हैं, और ये दोनों फॉर्मूला को क्यों ना अपन इक्वेट कर लें, तो अपन आ जाएगा एफ साइन नॉट एक्स ई ई इज इक्वल टू एन अल्फा ई ई। अब आपको ये पता चलेगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को तो अपन आपस में काट सकते हैं, तो अपना आ गया एफ साइलेंट नॉट, और इसमें एक्स ई सब्सेप्टिबिलिटी को अपन लिख सकते हैं एफ साइलेंट आर माइनस वन, और यहाँ पे लिख सकते हैं एन अल्फा ई। ठीक है, अल्फा ई को भी अगर आप हटाना चाहें तो आप इसको एन अल्फा ई को भी आप लिख सकते हैं 4 पाई एफ साइलेंट नॉट आर क्यूब, जो एन अल्फा ई का वैल्यू होता है ना 4 पाई एफ साइलेंट नॉट आर क्यूब, है ना। तो आप यहाँ पे अब आप इसको सॉल्व कर सकते हो। सिर्फ आपको एफ सेलन आर निकालना है, क्योंकि आपको ये पूछा जाएगा कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आप निकालो मोनो एटॉमिक गैसेस का। तो एफ सेलन आर को आप कर सकते हैं 1 प्लस, ठीक है। आप वैसे तो इसको और कैसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं, आई थिंक एफ सेलन नॉट तो कट जाएगा, यहाँ पे एफ सेलन नॉट कट जाएगा, तो यहाँ पे सीधा आ जाएगा 1 प्लस 4 पाई एन आर क्यूब। तो ये होता है फाइनल आपका रिलेटिव परमिटिविटी, और इसी में एफ सेलन नॉट मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका आ जाएगा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मोनो एटॉमिक गैसेस का डेरिवेशन इतना छोटा सा ही है, और मेनली आपको इसमें अगर थ्योरी आता है तो आपको समझाना ये है कि ये एक इलेक्ट्रॉनिक पोलराइजेशन होता है जो रेयर गैशियस एटम में पाया जाता है, या फिर ऐसे कुछ मतलब सॉलिड्स में भी पाया जाता है जहाँ पे इंटर एटॉमिक जो इंटरेक्शन है वो बहुत कम होते हैं। नेबर नेबर इंटरेक्शन को हम लोग नेग्लेक्ट कर सकते हैं। इसमें मेनली जो शिफ्टिंग होता है वो नेगेटिवली चार्ज जो आपका इलेक्ट्रॉन क्लाउड और पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस के सेंट्रॉइड के बीच में होता है, और इसको मेजर करने का तरीका जो होता है, मेजर किया जाता है विद द टर्म पोलराइजेबिलिटी से, और उसका जो फॉर्मूला होता है वो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब होता है, जो कि डिपेंडेंट होता है रेडियस ऑफ द एटम पे। और जिस तरीके से ऊपर से नीचे आते आते हैं हीलियम नियॉन, उस तरीके से ये पोलराइजेबिलिटी बढ़ता चला जाता है। इसका मतलब है नीचे के मटेरियल और एबल होते हैं पोलराइज होने के, और उसके बाद फिर आप ये अपना डेरिवेशन यहाँ पे छुटकू सा दे सकते हैं। आई होप ये वाला इलेक्ट्रॉनिक पोलराइजेशन आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट पोलराइजेशन की तरफ आगे बढ़ते हैं, और नेक्स्ट पोलराइजेशन है हमारा आयोनिक पोलराइजेशन। ठीक है, आयोनिक पोलराइजेशन। अब देखिए आयोनिक पोलराइजेशन में होता क्या है। देखिए सॉरी, मैं मॉलिक्यूलर दूसरे को बोल रहा था, आयोनिक पोलराइजेशन को भी मॉलिक्यूलर पोलराइजेशन ही कहते हैं बेसिकली। ठीक है, इसमें होता क्या है, देखिए ये उस टाइप के मटेरियल में पाया जाता है, ये प्रॉपर उस टाइप के मटेरियल में पाया जाता है जो मटेरियल में नेट पॉजिटिव चार्ज होते हैं और नेट नेगेटिव चार्ज होते हैं। जैसे कि आपको मैंने एग्जांपल दिया था अल्कली हैलाइड्स का। अल्कली हैलाइड्स बोले तो NaCl है ना, मान लीजिए हेलोजन और अल्कली ग्रुप का जो कॉम्बिनेशन है जहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज मिलके बनते हैं। तो जहाँ नेट पॉजिटिव चार्ज होता है और नेट नेगेटिव चार्ज होता है, ऐसे टाइप के मटेरियल में जब अपन इलेक्ट्रिक फील्ड देते हैं तो उसमें अपन ये देखते हैं कि एक रिलेटिव शिफ्टिंग हो रहा है। रिलेटिव शिफ्टिंग हो रहा है किसके किसके बीच में हो रहा है, बिटवीन पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस के बीच में नेगेटिव थोड़ा सा रिलेटिव शिफ्टिंग होता है। ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ फील्ड, ये फील्ड के प्रेजेंस में ही होता है ऐसा। ठीक है, तो इसको हम लोग मॉलिक्यूलर पोलराइजेशन भी कहते हैं। सिंपल सा बात है, मान लीजिए ये अभी विदाउट इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इन दोनों के बीच में मान लीजिए गैप है Na और Cl के बीच में। जैसे ही आपने इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया तो इसके बीच में जो गैप है वो बढ़ गया, तो रिलेटिव शिफ्टिंग हो गया इन लोगों के बीच में। कम भी हो सकता था, बढ़ भी सकता था बेस्ड ऑन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो
अब अगर इस टाइप के पोलराइजेशन को अगर अपन को मेजर करना है, तो मतलब इस रिलेटिव शिफ्टिंग को अगर अपन को मेजर करना है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, उसको बोलते हैं आयोनिक पोलराइजेबिलिटी, है ना। तो पोलराइजेबिलिटी तो आप समझ पा रहे होंगे कि एबिलिटी टू गेट पोलराइज, और जब हम लोग आयोनिक पोलराइजेशन में जाते हैं तो वो कहलाता है आयोनिक पोलराइजेबिलिटी, जिसको हम लोग अल्फा आई के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। अल्फा आई बोले तो आयोनिक पोलराइजेबिलिटी, ठीक है। मोस्ट ऑफ द डाइलेक्ट्रिक मटेरियल में, जितने आप डाइलेक्ट्रिक मटेरियल देखेंगे उसमें मोस्ट ऑफ द डाइलेक्ट्रिक मटेरियल में आयोनिक पोलराइजेबिलिटी जो होती है वो हमेशा कम ही होती है इलेक्ट्रॉनिक पोलराइजेबिलिटी के बराबर। मतलब अगर आपका अल्फा ई जितना भी है उसका अगर आप अल्फा आई को लगभग 10 गुना कम मानिए, मतलब ठीक है, सॉरी, अल्फा आई बराबर अल्फा ई बाय 10, अल्फा ई बाय 10, है ना। मतलब इलेक्ट्रॉनिक पोलराइजेबिलिटी के 10 गुना कम होता है आयोनिक पोलराइजेबिलिटी। मतलब इसमें जो रिलेटिव शिफ्टिंग होती है वो उतना ज्यादा नहीं होती जितना आयोनिक में इलेक्ट्रॉनिक में हो जाती है। तो अगर आप कोई मटेरियल देखते हैं, उस मटेरियल में आपको दिखता है कि उसमें जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं तो कुछ आयंस भी हैं, मतलब कुछ नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज है वो भी अलग हो रहे हैं, और कुछ आपके क्लाउड्स में भी रिलेटिव शिफ्टिंग हो रहा है। तो इस टाइप के मटेरियल में आपको दोनों टाइप का पोलराइजेशन मिलेगा। तो यहाँ पे अगर अपन को टोटल पोलराइजेशन निकालना है तो पोलराइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक प्लस पोलराइजेशन ऑफ आयोनिक आप दोनों निकाल सकते हैं, जिसका फॉर्मूला होता है एन अल्फा ई और एन अल्फा आई ई, ठीक है, जिसको आप इसको आम भाषा में एन अल्फा ई प्लस अल्फा आई ई लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये है आपका टोटल पोलराइजेशन। इसमें किसी को दिक्कत? तो हम लोग नेक्स्ट अपने पोलराइजेशन की तरफ आते हैं। आज अपन जितना पोलराइजेशन कर लेते हैं उतना अच्छा है। थर्ड टाइप के पोलराइजेशन में आते हैं। थर्ड टाइप का जो पोलराइजेशन होता है वो होता है ओरिएंटेशनल पोलराइजेशन, ठीक। ओरिएंटेशनल पोलराइजेशन, देखिए नाम में आपको क्या पता चल रहा है, ओरिएंटेशन मतलब उसका जो अलाइनमेंट है उसमें अगर कुछ चेंजेस आ जाए तो ओरिएंटेशनल पोलराइजेशन। मतलब ये बेसिकली कहाँ पे होता है, ये ऐसे मटेरियल में आपको ऐसा पोलराइजेशन देखने मिलेगा, मतलब जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं तो उस टाइप के मटेरियल में इस ओरिएंटेशनल पोलराइजेशन दिखेगा जहां पे डिसिमिलर एलिमेंट मिलके कोवेलेंट बॉन्ड बना रखे हैं। ये जनरली उस टाइप के मटेरियल में देखने को मिलता है जहां पे डिसिमिलर एलिमेंट, ठीक है, डिसिमिलर एलिमेंट मिलके कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं। तब आप जब इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं तो उनका जो ओरिएंटेशन होता है उसमें चेंजेस आ जाता है। जैसे कि आप वाटर की बात करिए, वाटर दो डिसिमिलर एलिमेंट से मिलके बना हुआ है H2O। आपको पता होगा अगर आप कार्बन मोनोऑक्साइड की बात करेंगे तो कार्बन और ऑक्सीजन दो अलग अलग डिसिमिलर एलिमेंट हैं और इनके बीच में कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा है। मान लीजिए NO2 की बात कर लीजिए, मान लीजिए CH3Cl की बात कर लीजिए, कुछ भी नाइट्रोबेंजीन या जो भी आपको एलिमेंट ऐसा लगता है जो कोवेलेंट बॉन्ड बना रहे हैं और डिसिमिलर एलिमेंट से मिलकर बना है, उनमें जब इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया जाता है तब होता क्या है, उसके जो डाइपोल्स होते हैं, डाइपोल्स अपने आप को अलाइन करने की कोशिश करना शुरू कर देते हैं। मतलब जिस दिशा में होंगे ना उस दिशा के दूसरे तरफ, जिस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड आप लगा रहे हैं उस तरफ वो अलाइन करना शुरू कर देते हैं इन द एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। आप मेरे ख्याल से समझ पा रहे होंगे कि इसका जो अलाइनमेंट है वो कैसे होता है। ये पोलराइजेशन की खास बात एक और चीज है कि ये पोलराइजेशन टेम्परेचर पे भी डिपेंडेंट होता है। अभी तक मैंने आपको कोई पोलराइजेशन ऐसा नहीं बताया जो टेम्परेचर पे डिपेंडेंट है, लेकिन ओरिएंटेशनल पोलराइजेशन मतलब इस टाइप के जो एलिमेंट है, मटेरियल है, उसमें जब अपन टेम्परेचर बढ़ाते जाते हैं तो इसका जो पोलराइजेशन है, मतलब एबिलिटी टू अलाइन, वो घटता चला जाता है। जैसे ये बात को याद रखिएगा बस, क्योंकि ये ना बड़ा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में बार बार पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा टाइप ऑफ पोलराइजेशन टेम्परेचर पे डिपेंडेंट होता है। तो ओरिएंटेशनल होता है पहली बात। वो बोलते हैं कि कैसा टाइप का वो होता है, रिलेशन होता है, तो आप इसको इनवर्सली प्रोपोर्शनल मान सकते हैं। मतलब अगर टेम्परेचर आपका बढ़ेगा तो ऑब्वियसली जो ओरिएंट पोलराइजेशन है वो घटता चला जाता है ना। ये दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। अब मैं आपको इसका एक आध डायग्राम के तौर पे आपको मैं बताता हूँ कि जैसे लेट सपोज कि मान लीजिए AB2 है,
ठीक है, मान लीजिए कोई एक एलिमेंट है ए और बी है, अलग अलग डिसिमिलर एलिमेंट है, उनमें मान लीजिए एक अलाइनमेंट हो रखा है। लेट सपोज ए है, यहाँ पे बी है, यहाँ पे बी है, ये दोनों अरेंज्ड हैं बढ़िया। ये पॉजिटिव है, मान लीजिए नेगेटिव चार्ज है, ये इनके बीच में जैसे ही आप इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं तो ये एक डाइपोल मोमेंट क्रिएट होना शुरू हो जाता है नेगेटिव से पॉजिटिव दिशा की ओर, और ये अपने आप को अलाइन करना शुरू कर देते हैं, और अलाइन करते करते ये ऐसा हो जाता है। ठीक है, ए प्लस बी माइनस माइनस। तो मैं आपको सिर्फ इतना बताना चाह रहा हूँ कि जो ओरिएंटेशनल पोलराइजेशन है उसमें ओरिएंटेशन चेंज हो जाता है जैसे ही हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं। ठीक है, तो रिजल्टेंट जो डाइपोल मोमेंट होता है वो ऐसा भी हो सकता है कि अगर आपका ऐसा है स्ट्रक्चर तो वो ऐसे में कन्वर्ट हो गया, तो असिमेट्रिकल से असिमेट्रिकल अरेंजमेंट भी हो सकता है। ठीक है, तो बेसिकली जैसे अगर आप CO2 की बात करें, CO2 को अगर आप देखें तो यहाँ पे डबल बॉन्ड बनता है O माइनस पे। ठीक है, यहाँ पे प्लस में जैसे ही आपका मान लीजिए इसका डाइपोल मोमेंट देखें तो ये इस दिशा में आता है, ये इस दिशा में आता है, और दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं। ठीक है, तो इसका भी जो डाइपोल मोमेंट है बाद में 0 हो जाता है। ठीक है, तो जो परमानेंट डाइपोल मोमेंट है वो आपका इस पे भी डिपेंडेंट होता है कि ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे हैं क्या। तो परमानेंट डाइपोल मोमेंट की अगर अपन बात करें, अगर आपको डायरेक्टली कोई पूछता है कि व्हाट इज परमानेंट डाइपोल मोमेंट, तो आप बोल सकते हैं, देखिए डाइपोल मोमेंट तो आपको मैंने पहले ही बता दिया है। डाइपोल मोमेंट क्या होता है कि अगर एक इक्वली दो चार्ज रखे हुए हैं अपोजिटिवली चार्ज, और जब आप उन दोनों के बीच में डी डिस्टेंस अपार्ट है तो नेगेटिव से पॉजिटिव दिशा की ओर एक फोर्स आता है, दैट इज डाइपोल मोमेंट। परमानेंट डाइपोल मोमेंट क्या होता है कि जब ये डाइपोल मोमेंट में कुछ ड्यू टू ओरिएंटेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स, जब मॉलिक्यूल्स का ओरिएंटेशन होता है, ठीक है, उसके कारण जो डाइपोल मोमेंट क्रिएट होता है वो कहलाता है परमानेंट डाइपोल मोमेंट। जैसे कि लेट सपोज आपको मैं एक एग्जांपल के तौर पे बताता हूँ। मान लीजिए एक हम लोग मटेरियल लेते हैं, इसके अंदर हम लोग देखते हैं कि जो एटॉमिक अरेंजमेंट है ये, या डाइपोल अरेंजमेंट आप बोल दीजिए अभी, तो वो आपका मान लीजिए ऐसे कहीं पे भी रैंडमली अरेंज है। अभी यहाँ पे आप कुछ भी नहीं दिए हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, तो आपका पोलराइजेशन की वैल्यू भी 0 है यहाँ पे। लेकिन जैसे ही आप इलेक्ट्रिक फील्ड देते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट इक्वल टू 0, ये सब आपके, और इलेक्ट्रिक फील्ड इस दिशा में देते हैं तो ये सब आपके डाइपोल्स एक तरफ अरेंज हो जाते हैं। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये समझू मैं कि जो डाइपोल है वो अपने आप को अलाइन कर दिए जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लगा, तो और इसका पोलराइजेशन की वैल्यू भी नॉट इक्वल टू 0 हो गया। तो यहाँ पे जो डाइपोल मोमेंट क्रिएट होता है इसको परमानेंट डाइपोल मोमेंट कहते हैं। तो अब आपको मेरे ख्याल से समझ में आ रहा होगा कि डाइपोल मोमेंट और परमानेंट डाइपोल मोमेंट में क्या अंतर होता है। ठीक है, तो ओरिएंटेशन पोलराइजेशन को अगर मैं समराइज करूं तो आप ये बोल सकते हैं कि इट इज अ टाइप ऑफ पोलराइजेशन। ओरिएंटेशन पोलराइजेशन क्या है? इट इज अ टाइप ऑफ पोलराइजेशन विच ऑकर्स ड्यू टू, ये क्यों ऑकर हो रहा है? ड्यू टू रोटेशन ऑफ परमानेंट डाइपोल। बेसिकली ये जो परमानेंट डाइपोल है इनमें रोटेशन हो जा रहा है। ठीक है, ड्यू टू रोटेशन ऑफ परमानेंट डाइपोल इज कॉल्ड ओरिएंटेशनल पोलराइजेशन। इसमें अगर आप इसका न्यूमेरिकल वैल्यू देखें तो इसका जो न्यूमेरिकल वैल्यू होता है वो आपका इसका प्री डिफाइंड है। आप इसको फॉर्मूला को याद रख लीजिए, 3kT। ठीक है, ये है इसका फॉर्मूला। आपको अल्फा नॉट तो आप समझ में आ गया होगा, अल्फा नॉट क्या है? इट इज अ पोलराइजेबिलिटी। और कौन सा पोलराइजेबिलिटी है? ओरिएंटेशनल पोलराइजेबिलिटी, इसलिए अल्फा नॉट है। अल्फा नॉट की वैल्यू जैसे अल्फा ई की वैल्यू पहले से पता थी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब होती है, वैसे इसकी वैल्यू भी पहले से प्री डिफाइंड है कि ये मतलब हालांकि साइंटिफिकली कैलकुलेट किया गया है लेकिन अब आपको डायरेक्ट वैल्यू पे मतलब है कि ये जो डबल पी आप देख रहे हैं ना, ये वाला पी, इसको बोलते हैं परमानेंट डाइपोल मोमेंट। मैं आपको सिर्फ एक पी बताया था, इसको डाइपोल मोमेंट बोल रहा था। ये जो डबल पी है इसको परमानेंट डाइपोल मोमेंट बोलते हैं। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ रहा होगा, डाइपोल मोमेंट मतलब दो पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज रखे हैं, उनके बीच में डी डिस्टेंस अपार्ट है और दोनों के बीच में डाइपोल मोमेंट क्रिएट होना। और जब डाइपोल्स अपने आप को अलाइन कर लेते हैं, ठीक है, विद द एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, उसको परमानेंट डाइपोल मोमेंट कहते हैं। ठीक है, ओरिएंटेशन ऑफ मॉलिक्यूल की वजह से जो डाइपोल मोमेंट क्रिएट होता है दैट इज परमानेंट डाइपोल मोमेंट, जिसको पी से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो अल्फा नॉट होता है पी का स्क्वायर बाय 3 इंटू के इंटू टी। के बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है। तो आपको ये समझ में आ रहा होगा कि कहीं ना कहीं ये जो पोलराइजेबिलिटी है वो टी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। मतलब
टेम्परेचर अगर आप बढ़ाते चले जाओगे तो ये अल्फा नॉट कम होता चला जाएगा, मतलब एबिलिटी टू पोलराइज, एबिलिटी टू ओरिएंट, ये आपका कम हो जाएगा। मतलब बेचारे जो अंदर के डाइपोल हैं वो जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड मिल रहा था तो वो अपने आप को अलाइन कर दे रहे थे, वो अलाइनमेंट की जो क्षमता है वो कम होती चली जाएगी अगर आप टेम्परेचर को बढ़ाते चले जाओगे। क्योंकि जैसे ही अपन टेम्परेचर को बढ़ाते हैं होता क्या है कि अंदर में ना एजिटेशन क्रिएट होता है, अंदर में एक रेजिस्टेंस क्रिएट होता है, या फिर आप बोल सकते हो कि एक एजिटेशन मतलब गुस्सा, समझ रहे हो, लोग वाइब्रेट, मतलब जो एटम है वो वाइब्रेट करना शुरू करते हैं जब टेम्परेचर को आप बढ़ाते हैं। इससे क्या होता है कि डिस्टरबेंस आता है, जब एटम वाइब्रेट करेंगे तो जो डाइपोल का अरेंजमेंट है उसमें डिस्टरबेंस आएगा, और ये डिस्टरबेंस के वजह से ये जो अलाइन हो पा रहे थे वो अलाइन होना कम हो जाता है। इस वजह से आपका ये जो पोलराइजेशन है ये कम होता चला जाता है। और ये मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन है यूपीएससी का, ये क्वेश्चन जरूर ही पूछता है कि टेम्परेचर के बढ़ने से ओरिएंटेशनल पोलराइजेशन में अंतर क्या आता है और क्यों आता है, ठीक है। तो बेसिकली ये है। अब मैं इसके आगे आपको बताता हूँ कि इसका थोड़ा सा हम लोग अब ऐसा मटेरियल लेते हैं जिसमें आपको दिखता है कि अगर आपको टोटल पोलराइजेशन निकालना है, ठीक है, टोटल पोलराइजेशन, उसमें आप देखेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक की वजह से भी उसमें कुछ हो रहा है, कुछ आयोनिक की वजह से भी हो रहा है, कुछ ओरिएंटेशनल की वजह से भी हो रहा है। तो तीनों का सम अगर अपन निकालें तो तीनों का सम है एन अल्फा ई प्लस एन अल्फा नॉट अल्फा आई ई प्लस एन अल्फा नॉट ई, ठीक है। ये तो आप समझ पा रहे होंगे। क्या हम इसमें फॉर्मूला में एन अल्फा ई प्लस एन अल्फा आई ई प्लस एन अल्फा नॉट की वैल्यू रख सकते हैं क्या? पी स्क्वायर बाय 3 kT, ठीक है, और ई रख सकते हैं। इससे फायदा ये होगा कि आप इसमें एन को कॉमन ले लीजिए, ठीक है, ई को भी कॉमन ले लीजिए, और आप लिख लीजिए अल्फा ई प्लस अल्फा आई प्लस पी स्क्वायर बाय 3 kT। इससे फायदा ये होगा कि आपको ये पता है कि P इज इक्वल टू एन इंटू अल्फा इंटू ई तो होता ही है, लेकिन P इज इक्वल टू एफ सेलन नॉट एक्स ई भी होता है। तो क्यों ना इसको हम लोग इक्वेट कर देते हैं, इन दोनों को अगर हम लोग इक्वेट कर दें तो आप ई को तो काट सकते हो डायरेक्टली, कोई उसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। एक्स ई, ये अल्फा नॉट को आप क्या करें, ये एफ सेलन नॉट को सॉरी आप क्या करें, इसके नीचे ले आइए, ठीक है, और एक्स ई होता है बेसिकली एफ सेलन आर -1 होता है, तो ये -1 को भी इधर ले चलते हैं। तो आप डायरेक्टली फॉर्मूला में यहाँ पे लिख देता हूँ, सॉरी कहाँ गया, एफ सेलन आर इज इक्वल टू 1 प्लस एन बाय एफ सेलन नॉट अल्फा आई प्लस अल्फा नॉट प्लस सॉरी अल्फा ई प्लस अल्फा नॉट को लिखे हैं पी स्क्वायर बाय 3 kT, ठीक है। इसको अगर हम लोग प्लॉट करना चाहें तो हम लोग प्लॉट भी कर सकते हैं, जैसे कि जैसे ये वाला पॉइंट है, इसको हम लोग 1/t ले लें, एक्सिस ले लें, और यहाँ पे हम लोग ले लें एफ सेलन नॉट एफ सेलन आर -1, ठीक है, ये वाला पॉइंट। अभी मैं एक्चुअली इसको ले रहा हूँ एफ सेलन नॉट एफ सेलन आर, ये इधर करके ओवरऑल सिर्फ इतने को ही मैं प्लॉट करने की कोशिश कर रहा हूँ इस एक्सिस में। तो ये वाला आपका वाई एक्सिस हो गया और ये 1/t वाला एक्स एक्सिस हो गया। अब सिर्फ इतने को हम लोगों को प्लॉट करना है बेसिकली। तो इसमें क्या होगा, देखिए अल्फा आई प्लस अल्फा ई, ये डीसी टर्म है तो इसको हम लोग ऊपर ले लेते हैं, इतना पोर्शन आपका ये वाला पोर्शन हो गया एन अल्फा ई प्लस अल्फा आई, ये वाला पोर्शन हो गया। और ये वाला जो पोर्शन है पी स्क्वायर बाय 3k इंटू 1/t है, तो बेसिकली ये स्लोप है, तो यहाँ से ये स्लोप ऐसे बढ़ेगा, ठीक है, तो ये स्लोप हो गया। इस स्लोप की वैल्यू कितनी है, n इंटू पी स्क्वायर बाय 3 इंटू k, ठीक है, और 1/t तो यहाँ पे है ही। तो बेसिकली ये इसका स्लोप है और टोटल पोलराइजेशन का। मैं आपको ये सिर्फ ओरिएंटेशन का नहीं बता रहा हूँ, अभी तक हम लोगों ने 3 टाइप के पोलराइजेशन देखे हैं, तीनों का जो टोटल स्लोप बनता है वो ये बनता है। और मैं ये इसलिए भी बता रहा हूँ क्योंकि आपको ना क्वेश्चन उसमें डायरेक्टली भी आपको ये बोल देगा कि ऐसा टाइप का एक स्लोप दे देगा, और ऐसा टाइप का स्लोप में आप कुछ वैल्यूज रहेंगी और उसके बेसिस पे आपको ये वैल्यूज निकालनी है। एक क्वेश्चन को आप लोग एक बार ट्राई जरूर करना, इससे रिलेटेड ही है, ठीक है। देखिए एक क्वेश्चन ऐसा बोलता है कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ नाइट्रोबेंजीन, एक नाइट्रोबेंजीन है, आपको अगर फॉर्मूला याद होगा तो आप C6H5NO2,
ये एक मटेरियल है, ठीक है, नाइट्रोबेंजीन है, ठीक है। इसमें ना जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है ना, वो वेरिएशन होता रहता है, और वेरिएशन होता है एज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। ये आपको क्वेश्चन में बोल दिया कि इसका जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो वेरिएशन होता है विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर, मतलब ये कहीं ना कहीं टेम्परेचर पे डिपेंडेंट है। तो आपको इतना सुन के मेरे ख्याल से आपको समझ में आ जाना चाहिए कि ये किस टाइप का पोलराइजेशन की बात कर रहा है। लेकिन जो कि इसमें और भी अलग अलग प्रकार का पोलराइजेशन होता होगा, आप ऐसा नहीं बोल सकते कि बिल्कुल सिर्फ ओरिएंटेशनल होगा, बाकी सब भी होंगे। तो वो बोल रहा है कि ना इसका जो पोलराइजेशन का जो वो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो टेम्परेचर से डिपेंडेंट होता है, वेरिएशन होता है, और उसका जो ग्राफ है वो आपको यहाँ पे क्वेश्चन में दे रखा है, ठीक है। तो आपका देखिए इस ग्राफ में 1/t यहाँ पे है, 1/t, और यहाँ पे है एप्सिलॉन r माइनस 1, ये आपको पहले से दे रखा है, और आपको एक स्लोप दे रखा है, ये पॉइंट दे रखा है, और बोल रहा है कि इसका जो स्लोप है, ये जो स्लोप है, स्लोप उसकी वैल्यू है 0.6, और ये वाली जो वैल्यू है ये है 0.0008, ठीक है। तो आप, और ये है आपका, इतना आपको क्वेश्चन में दे रखा है, और वो बोल रहा है कि आप इसका कैलकुलेट करिए परमानेंट डाइपोल मोमेंट, ठीक है, मॉलिक्यूल का, जबकि इसका जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है n की वैल्यू है 2.5 इंटू 10⁻25 डाइपोल्स पर मीटर क्यूब आपका दे रखा है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है, C6H5NO2 वैल्यू है, आपको कुछ याद नहीं रखना, ये नाइट्रोबेंजीन है, इसका प्लॉट आपको ये दे रखा है। इस प्लॉट को अगर आप उस प्लॉट से कंपेयर करके चलेंगे तो आपका वैल्यू मेरे ख्याल से कैलकुलेट हो जाएगा। ये आप लोगों का होमवर्क है, इस होमवर्क को आप करके देखिएगा। ये क्वेश्चन इंजीनियरिंग सर्विस यूपीएससी आईईएस में मेंस में क्वेश्चन पूछा जा चुका है ना, और कुछ खास नहीं है, जो अभी हम लोग पढ़े हैं वही फॉर्मूला है। आप अगर पुराना अगर आप नोट डाउन नहीं किए होंगे तो मैं फिर से आपको यहाँ पे पुराना कर्व आपको दिखा देता हूँ। पुराना जो कर्व है वो 1/t का है, यहाँ पे एप्सिलॉन r-1 है, याद रखिएगा। यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट भी है, और क्वेश्चन में नहीं था, याद रखिएगा इस चीज को। यहाँ पे एक स्लोप आ रहा है, इतना जो वैल्यू है वो होता है n अल्फा e प्लस अल्फा i, है ना। और ये जो स्लोप था, ये जो यहाँ का स्लोप था, वो स्लोप है आपका n इंटू पी स्क्वायर बाय 3 इंटू के। इतना के बेसिक ये आपका फाइनल पोलराइजेशन है, पोलराइजेशन ड्यू टू मतलब ये जो मतलब टोटल बेसिकली एप्सिलॉन r, ये एप्सिलॉन r का प्लॉट है बेसिकली। तो एप्सिलॉन r की वैल्यू तीनों के लिए निकाली गई थी, ओरिएंटेशनल, आयोनिक और आपका इलेक्ट्रॉनिक, तीनों के लिए ये निकल रहा था। तो मेरे ख्याल से इतना क्लियर है कि आप, तो लास्ट टाइप का पोलराइजेशन, अगर आपको मेरे ख्याल से सब टाइप का पोलराइजेशन समझ में आया होगा, तो मैं आपको एक लास्ट चौथा प्रकार का पोलराइजेशन बताना चाहूंगा, वो है आपका स्पेस चार्ज पोलराइजेशन। स्पेस चार्ज पोलराइजेशन, जिसको आम भाषा में इंटरफिशियल पोलराइजेशन भी कहा जाता है। इसमें होता क्या है, देखिए ये कहाँ पे होता है और क्यों होता है। ये मल्टी फेस मटेरियल में पाया जाता है। अब आप बोलेंगे कि सर मल्टी फेस मटेरियल क्या होता है, तो मल्टी फेस मटेरियल उन मटेरियल को कहा जाता है जिस मटेरियल में कुछ इम्प्योरिटी या कुछ वैकेंसी पाई जाती है। आपको याद होगा कि मैं आपको इम्प्योरिटी पढ़ाया था फर्स्ट बेसिक वाले में, तो आपको बताया था कि कैसे इम्प्योरिटी होते हैं, कई जगह वैकेंसी आ जाता है, फ्रैंकल डिफेक्ट, शॉर्टकी डिफेक्ट। वैसे ही जो मटेरियल में अगर आपको वैकेंसी दिखती है या फिर कहीं इम्प्योरिटी अलग से पाई जाती है, उस टाइप के मटेरियल को मल्टी फेस मटेरियल भी कहते हैं। तो ये जो स्पेस चार्ज पोलराइजेशन है ये मल्टी फेस मटेरियल में पाया जाता है, ठीक है। ये होता क्यों है, ये होता इसलिए है कि क्या होता है, कभी कभी अगर आप देखें कुछ डाइलेक्ट्रिक में, जैसे आप कोई डाइलेक्ट्रिक देखते हैं, उसमें क्या होता है, कभी कभी ना प्री चार्ज कैरियर पाए जाते हैं। प्री चार्ज कैरियर मतलब जो मान लीजिए पॉजिटिव 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 कहीं पे हैं, ठीक है, ये डिपोजिशन ऑफ पॉजिटिव आयंस है, तो उसके जो इलेक्ट्रॉन्स जो घूम रहे होते हैं, इधर इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, घूमते 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 कभी कभी इस ट्रैक में, इस इम्प्योरिटी जैसे वैकेंसी है उसके उसमें जाके फंस जाते हैं,
ठीक है। ये प्री चार्ज कैरियर या प्री इलेक्ट्रॉन जब उस ट्रैक में फंस जाते हैं तो वहां पे इकट्ठा हो जाते हैं, और इकट्ठा होने की वजह से वो एक इफेक्ट देते हैं एक्यूमुलेशन ऑफ नेगेटिव चार्ज का। अब आप जानते हैं कि अगर कहीं पे भी नेगेटिव चार्ज एक जगह इकट्ठा हो जाएंगे तो वो अपने आप में एक मिरर चार्ज या इंड्यूस चार्ज क्रिएट कर देते हैं, पॉजिटिव चार्ज। अगर आपको ये पता होगा तो ईएमटी में तो इलेक्ट्रॉन्स का घूमना, प्री चार्ज कैरियर का घूमना, उसका ट्रैक में जाके समाहित हो जाना, और जैसे समाहित हो जाना एक्यूमुलेट हो जाना, और एक्यूमुलेट होने की वजह से एक अपना इंड्यूस चार्ज डेवलप कर देना, और फिर इन दोनों के बीच में कुछ डी डिस्टेंस अपार्ट होगा और उन दोनों के बीच में क्या होगा, डाइपोल मोमेंट क्रिएट होना शुरू हो जाएगा। इस टाइप के पोलराइजेशन को कहते हैं स्पेस चार्ज पोलराइजेशन या इंटरफेशियल पोलराइजेशन। ये जनरली उसी मटेरियल में होता है, मल्टी फेस टाइप के मटेरियल में, और ये इसका जो वैल्यू है वो बहुत कम होता है। ऐसा नहीं है कि ये हर जगह आपको देखने को मिलेगा और ये बहुत डोमिनेंट है, ऐसा नहीं है, ठीक है। इसीलिए क्या होता है, देखिए अगर मैं आपको टोटल पोलराइजेशन की बात करूं तो टोटल पोलराइजेशन अगर बात करूं तो वो चारों की वजह से होता है, इलेक्ट्रॉनिक, आयोनिक, ओरिएंटेशनल और आपका स्पेस चार्ज, ठीक है। लेकिन अगर आप सिंगल फेस मटेरियल की बात कर रहे हैं जहां पे आपको कोई वैकेंसी या इम्प्योरिटी नहीं दिखने को मिल रही है, वहां पे आप टोटल पोलराइजेशन सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक प्लस आयोनिक प्लस ओरिएंटेशन मान सकते हो, और इसको आप नेग्लेक्ट कर सकते हो, ठीक है, सिंगल फेस के लिए। तो ये बेसिकली होता है स्पेस चार्ज पोलराइजेशन।